प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उदारवादी सिद्धांत के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदारवादी सिद्धांत, विशेषकर जो इसका प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए विकसित हुआ है, उसकी जड़ें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में बहुत गहरी पाई जाती हैं और हम देख सकते हैं कि इसकी जड़ें जॉन लॉक, नॉर्मन एंजेल, कांट, राष्ट्रपति विल्सन इत्यादि तक पहुंचती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए उदारवादी विचार संप्रदाय की दो मुख्य धाराएं हैं। पहले को हम कहेंगे परंपरागत या क्लासिकल लिबरलिज्म और दूसरे को हम कहेंगे पोस्ट वर्ल्ड वार लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म अथवा नव उदारवाद। यह जो नव उदारवाद है, जिसको मुख्यतः रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसन जैसे विद्वानों ने विकसित किया है, इसके चार अलग अलग विचार संप्रदाय यानी कि थॉट्स ऑफ स्कूल हैं और जिन्हें हम सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म मतलब समाजशास्त्रीय उदारवाद, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म अर्थात निर्भरतावादी उदारवाद, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म अर्थात संस्थात्मक उदारवाद और रिपब्लिकन लिबरलिज्म या इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे गणतंत्रीय उदारवाद कहते हैं। यह जो चार अलग अलग विचार संप्रदाय हैं उदारवाद के, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए उन चारों की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं और सबसे पहले हम उन मान्यताओं को ही समझ लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यथार्थवादियों के विपरीत उदारवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुख्य घटक, मुख्य कर्ता सिर्फ राज्य ही नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति, समूह, सामाजिक संस्थाएं इत्यादि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि यह सब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कर्ता हैं। दूसरे हम अंतर को देखने का प्रयास करें यथार्थवाद के साथ या नव यथार्थवाद के साथ, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर नव यथार्थवादियों ने या यथार्थवादियों ने मानव प्रकृति को लेकर के एक नकारात्मक चित्रण किया था, ठीक उसके विपरीत उदारवादियों ने मानव प्रकृति की एक सकारात्मक रूपरेखा अपनाते हुए उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का प्रयास किया है। यह जो उदारवादी विचार संप्रदाय के विचारक हैं, उनका मानना है कि मनुष्य में सहयोग की भी प्रवृत्ति होती है। उसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसके माध्यम से वह अपने प्रतिस्पर्धा को, आपसी प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह मात्र विवेकशील प्राणी ही नहीं है, बल्कि वह ह्यूमन डिग्निटी में, मानव गरिमा में विश्वास करने वाला प्राणी है और सिर्फ वह जीना ही नहीं चाहता है, बल्कि वह अच्छे तरीके से जीना चाहता है। इसीलिए ऐसा जो मनुष्य है वह सहयोग की उच्च आकांक्षाओं से भी प्रेरित रहता है और सहयोग स्थापित करना चाहता है। इतना होने पर भी यह नहीं है कि उदारवादियों ने जो एक संकल्पना स्थापित किया था यथार्थवादियों ने कि मनुष्य एक सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब कि स्वार्थ से प्रेरित होने वाला प्राणी है, इसको पूरी तरह से नकारा भी नहीं है। नकारा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि एक बार यह स्थापित कर लिया जाए कि मनुष्य में
स्वार्थ की अनुभूति या भावना नहीं होती है, तब यदि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ओर बढ़ाना चाहेंगे, तब वहाँ पर एक बाधा आ जाएगी, और वह बाधा यह है कि तब हम नेशनल इंटरेस्ट को फिर समझने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब यह स्थापित नहीं कर पाएंगे कि जब मनुष्य में स्वार्थ की प्रवृत्ति नहीं थी, तब राष्ट्रों में यह स्वार्थ की प्रवृत्ति, जिसे हम लोग नेशनल इंटरेस्ट कह रहे हैं, वह कहाँ से आ गई। चलिए, तीसरा जो हम अंतर देखते हैं यथार्थवादियों में और उदारवादियों में, वह यह है कि उदारवादियों ने यह माना है कि जैसे जैसे लोकतंत्र का और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए कि उदारवादी यह मानते हैं कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वे अपनी समस्याओं का, अपने संघर्षों का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान करना चाहते हैं, और जिस प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में वे होते हैं, वह प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था राज्यों को सुरक्षा की दुविधा से, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिक्योरिटी डायलेमा कहा करते हैं, उस सिक्योरिटी डायलेमा से बाहर निकालकर व्यावसायिक हितों की पूर्ति की ओर ले जाता है। अगली बात जो कोई हो सकती है यथार्थवादियों और उदारवादियों में अंतर को लेकर के, वह यह है कि उदारवादी यह मानते हैं कि तकनीकी विकास की एक ऐसी अवस्था, जिसे वे लोग 70 और 80 के दशक में देख रहे थे, उस तकनीकी विकास ने राष्ट्रों को एक जटिल अंतःनिर्भरता के संबंधों में ला करके खड़ा कर दिया है। और यह जटिल अंतःनिर्भरता का संबंध इसलिए है क्योंकि राष्ट्र आपस में कई तरह के संबंधों से जुड़े होते हैं। वह कई तरह के संबंध, यदि हम कुछ को गिन लेना चाहें तो कह सकते हैं कि वह तकनीकी निर्भरता का संबंध होता है, वह सेवा क्षेत्रों में निर्भरता का संबंध होता है, वह विनिमय के क्षेत्रों में निर्भरता का संबंध होता है, और इस तरीके से जो निर्भरता राष्ट्रों के बीच में होते हैं, वह निर्भरता राष्ट्रों को एक व्यापक विश्व व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिस्पर्धी सहयोग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि प्रतिस्पर्धी संघर्ष शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब यह कि राष्ट्रों में जो अनेक प्रकार की निर्भरता होती है, उस निर्भरता के कारण राष्ट्र आपस में प्रतिस्पर्धा तो करते हैं, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा उन्हें संघर्ष की ओर नहीं ले जाती है, बल्कि विश्व व्यवस्था के भीतर एक प्रकार के सहयोग की ओर ले जाती है। और यदि हम इसी बात को आगे बढ़ाना चाहें, तब हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति यथार्थवादियों का रवैया उतना सकारात्मक नहीं था, या यूं कह लीजिए कि कुछ नकारात्मक ही था। जैसे कि आपको याद होगा, जॉन मियर सेमर ने कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह मात्र डिबेटिंग एजेंसी की तरह हैं, लेकिन जब उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देखते हैं, तब वे कहते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में, और यह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह सहयोग को और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदारवाद के वैचारिक ढांचे में जेम्स रोजनाव, कॉल डायच, जॉन बर्टन जैसे विचारकों ने समाजशास्त्रीय उदारवाद का प्रयोग किया है, विकास किया है, और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास किया है।
समाजशास्त्री उदारवाद को प्रायः प्लुरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सिर्फ संप्रभु राष्ट्र राज्य को इकाई नहीं माना है, बल्कि इसने सामाजिक संस्थाओं को भी महत्वपूर्ण घटक माना है, कर्ता माना है। मसलन ये सभी जो पराराष्ट्रीय निगम हैं, जिन्हें हम लोग ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में शामिल किया है। इसी प्रकार से लोगों के बीच में जो संबंध हैं, समूहों के बीच में जो संबंध हैं, उन सबों को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल करने का सुझाव दिया है। यहाँ हम देखेंगे कि बर्टन ने, जॉन बर्टन इनका पूरा नाम है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को व्यक्तियों, समूहों, संगठनों और समाजों के सिर्फ औपचारिक संबंधों के अध्ययन को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं कहा है, बल्कि इन्होंने व्यक्तियों, समूहों, समाजों और राज्यों के मध्य जो अनौपचारिक संबंध हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल करने का सुझाव दिया है और कहा है कि यह जो अनौपचारिक संबंध है, अनौपचारिक संबंध मतलब जो सरकारी संबंध नहीं है, जो गैर सरकारी संबंध हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करते हैं। उन्होंने अपने किताब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी, जिनका नाम है वर्ल्ड सोसाइटी, इस किताब में उन्होंने यह स्थापित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई एक ही प्रकार का संबंध नहीं है, बल्कि इसमें अनेक तरह के हितों का समुच्चय अंतःक्रिया पाया जाता है और यह सभी मिल करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का निर्माण करते हैं। इसी कारण यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मात्र किसी औपचारिक फॉर्मल रिलेशन के दायरे में रखकर समझने का प्रयास करते हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन से हम बहुत सारे तत्वों को बाहर छोड़ देते हैं। इसीलिए उनका आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए हमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के संबंधों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह देखने का हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाले जो व्यवहार हैं, वह व्यवहार चाहे व्यक्ति का हो, चाहे समूह का हो, चाहे किसी संगठन का हो, उन सबों को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और इसी के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अधिक वास्तविक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ हमें एक बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि यथार्थवादियों ने भी यह दावा किया था कि वह संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए एक थ्योरेटिकल टूल इस्टेब्लिश करने का, डेवलप करने का प्रयास किए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने समझाने का प्रयास किया था, उसमें अनौपचारिक संबंधों के लिए तो कम से कम कोई जगह नहीं था, क्योंकि जो यथार्थवाद है उसने प्रायः राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है, और जो राष्ट्रों के बीच में संबंध है इसका मतलब हुआ जो सरकारों के बीच में संबंध है, मतलब जो औपचारिक संबंध है, वे औपचारिक संबंधों के अध्ययन के इर्द गिर्द ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विकसित कर रहे थे। और इसी वजह से एक कम्प्रिहेंसिव थ्योरी होने के बावजूद उसमें कुछ कमियां थीं और उन कमियों को फिर आगे चल करके अनेक सिद्धांतों ने दूर करने का प्रयास किया है और उसमें से उदारवाद भी एक सिद्धांत है। आइए आगे देखते हैं कि जॉन बर्टन ने एक नए शब्द का, टर्म का विकास किया है, जिसे वे कोब वेब मॉडल कहते हैं। यह जो कोब वेब मॉडल है, इसके अंतर्गत जॉन बर्टन ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वे
ऐसे संबंधों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं जिसके द्वारा उन्हें लाभ अधिक होना है, न कि वे ऐसे संबंधों में जुड़े होते हैं जो अहमवादी संघर्षों को जन्म देने वाले हों। इसी कारण जॉन बर्टन विश्वास करते हैं कि यह जो कोब वेब मॉडल है उसके अंतर्गत एक ही राष्ट्र अलग अलग तरह की अनेक संस्थाओं में सदस्यता प्राप्त किए रहते हैं। एक ही राज्य यूएन का भी मेंबर है, वही विश्व व्यापार संगठन में भी सदस्य है, वही विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सदस्य है, वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी सदस्य है, वही विश्व बैंक में भी सदस्य है। तो इस स्थिति में होता यह है कि यदि किसी एक संगठन में ए और बी आपस में प्रतिस्पर्धी हित रखते भी हैं, तो दूसरे संगठन में जब वे सदस्य होते हैं तब संभव है कि वहां पर जो उनके हित हैं उसमें प्रतिस्पर्धा न हो, बल्कि वे दोनों एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हो। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग मेंबरशिप्स होती है राष्ट्रों की विभिन्न संगठनों में, वह ओवरलैपिंग मेंबरशिप राष्ट्रों के मध्य जो संघर्ष है, इस संघर्ष की संभावना को कम कर देती है। इसी तरीके से एक अन्य विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय उदारवाद में अपना योगदान दिया है, उनका नाम है कॉल डायच। और कॉल डायच ने कहा है कि अब के जो राज्य हैं वे कोई सुरक्षात्मक समूह यानी कि सिक्योरिटी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि अब वे सिक्योरिटी कम्युनिटी से आगे बढ़ करके एक ऐसी इंटिटी बन गए हैं जिसमें सहयोग और आर्थिक विकास, परस्पर निर्भरता ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हो गया है। और इसकी वजह से अब युद्ध जैसी स्थिति के उत्पन्न होने की संभावना खास करके लोकतांत्रिक राष्ट्रों में धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक बहुत ही तर्कपूर्ण पुस्तक में इस पुस्तक को राजनौ ने लिखा है और इसमें उन्होंने एक नए शब्दावली का इस्तेमाल किया है। जो उनका पेपर है उस पेपर का नाम है सिटीजनशिप इन अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इस पेपर में राजनौ ने सॉवरेनिटी फ्री और मल्टी सेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल किया है। वे कहते हैं कि 60, 70, 80 के दशक में आते आते राष्ट्रों के मध्य जिस प्रकार के संबंध विकसित हो रहे थे, उन संबंधों को हम यदि समझने का प्रयास करें और यह मानते रहें कि जो राष्ट्र हैं वह एक सॉवरेनिटी बाउंडेड एंटिटी हैं, तो उनके संबंधों को समझने में हमें कठिनाई होगी। क्यों? ऐसा इसलिए कि राष्ट्र सिर्फ सॉवरेनिटी बाउंडेड एंटिटी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं जिनका कोई एक ही सेंटर है, बल्कि वह मल्टी सेंट्रिक दुनिया में एक मल्टी सेंट्रिक एंटिटी के रूप में काम कर रहे हैं। वह मल्टी सेंट्रिक एंटिटी इस तरीके से हैं कि उनका कोई सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा जैसा एक ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास भी उसी का लक्ष्य है, तकनीकी विकास भी उसी का लक्ष्य है, चिकित्सा, शिक्षा, संचार इत्यादि के क्षेत्र में विकास करना भी उसी का लक्ष्य है। जो परंपरागत अध्ययन का नजरिया था, खास करके जिसे हम लोगों ने यथार्थवाद के अंतर्गत देखा था, उस यथार्थवाद में स्टेट को एक यूनिसेंट्रिक एंटिटी के रूप में और सॉवरेनिटी बाउंडेड एंटिटी के रूप में अधिक देखने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए
यह प्रक्षेपित करने का, प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया था कि जो संप्रभु इकाइयां हैं वह एक एनार्किक सिस्टम में काम कर रही हैं, और यह जो एनार्किक सिस्टम है इसकी वजह से राष्ट्र जो हैं वह बैलेंस ऑफ पावर में या मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर में लगे हुए होते हैं। जबकि रोजनॉव यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह दुनिया भी बहुकेंद्रीय है और राष्ट्रों के हित भी बहुकेंद्रीय होते हैं, और इस प्रकार की दुनिया में राष्ट्र जो हैं वह धीरे धीरे अपने को सॉवरेंटी फ्री एंटिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, न कि वे एक सॉवरेंटी बाउंडेड एक्टर के रूप में अपने को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबों को मिला करके, यानी कि हमने अभी आपके साथ जेम्स रोजनाउ की बात किया, कार्ल डाइच की बात किया और जॉन बर्टन की बात किया, इन सबों को मिला करके जो विचार बनता है उनको हम एक साथ समाजशास्त्री उदारवाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए उदारवादी विचार संप्रदाय के अंतर्गत डेविड मिटरेनी, अर्नेस्ट हास, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नेये जैसे विचारकों ने अंतःनिर्भरतावादी उदारवाद यानी कि इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म का विकास किया है। जो इंटरडिपेंडेंस लिबरल हैं वे मानते हैं कि तकनीकी विकास और व्यापार ने राष्ट्रों को अब कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस के में शामिल कर लिया है। इन विचारकों का मानना है कि आधुनिक राज्य मात्र एक सुरक्षा समुदाय नहीं है, बल्कि यह एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य मात्र सुरक्षा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इन सब का उद्देश्य परस्पर समझदारी के माध्यम से सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था का निर्माण करना भी है और एक सहयोगात्मक अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपने हितों को पूरा करना भी है। इन उदारवादियों का मतलब यहाँ है इंटरडिपेंडेंस लिबरल्स ने नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह मानते हैं कि जो गैर राज्य करता है वह अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस क्षेत्र में रिचर्ड रोजक्रेंस ने तर्क दिया है कि जो मॉडर्नाइजेशन का प्रभाव है राष्ट्रों के ऊपर, इस प्रभाव ने अब राष्ट्रों की भूमिका में शक्ति प्रयोग करने की संभावना को, खास करके सैन्य शक्ति के प्रयोग करने की संभावना को कम कर दिया है, और जो अब राज्य हैं वह मात्र अपने भूभाग की सुरक्षा करने वाले एजेंट ही नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वे विकास को प्रोत्साहित करने वाले एक मुख्य घटक बन गए हैं। और इन राज्यों को क्वालिफाइड लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। इन राज्यों को पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, इन राज्यों को तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, इन राज्यों को सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए राज्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, और यह जो निर्भरता है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अब प्रभावित करती है। और यह प्रभाव इस प्रकार का है कि इसने युद्ध, तनाव और संघर्ष की स्थितियों को कम कर दिया है। रोजक्रेंस की भांति ही डेविड मिटरेनी ने भी कुछ नए तर्क के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत किया है, और वे जब अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्होंने एक नई शब्दावली का गठन किया है, नई शब्दावली का प्रस्ताव रखा है। और प्रस्ताव यह है कि आज की दुनिया में जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं
वे टेक्निकल एक्सपर्ट अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य का प्रशासन हो, विदेश नीति हो, चाहे वह देश का आंतरिक मामला हो, चाहे वह देश का वैदेशिक मामला हो, अब जो गतिविधियां हैं, राज्य संचालन की गतिविधियां हैं, वे तकनीकी प्रकृति की अधिक होती जा रही हैं और इसके कारण जो एक्सपर्ट हैं, फंक्शनल एक्सपर्ट हैं, उनकी भूमिका बढ़ रही है। और इनकी भूमिका इस प्रकार की होती है कि यह पूरे विश्व में अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं और इस कारण से इनका उद्देश्य होता है कि दुनिया में शांति बनी रहे और विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ें। इसके कारण इन लोगों की जो भूमिका है वह राष्ट्रों में जो राज्यकर्ताओं की भूमिका थी, खास करके जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भूमिका थी, उस भूमिका को कम कर रही है। डेविड मिटरेनी यह भी कहते हैं कि अब नागरिकों की भक्ति मतलब लॉयल्टी धीरे धीरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ओर अधिक बढ़ रही है और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उनके प्रति लॉयल्टी कम हो रही है, क्योंकि आम जनता भी यह देखती है कि जब कोई समस्या आती है तब टेक्निकल एक्सपर्ट ही आगे बढ़कर उसका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार से जो टेक्निकल एक्सपर्ट की भूमिका बढ़ रही है और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जिस प्रकार से पॉलिटिकल लीडर्स की भूमिका को हस्तगत कर लिया है, उसके कारण भी दुनिया में इंटरडिपेंडेंस की वृद्धि हुई है। ठीक इसके विपरीत डेविड मिटरेनी के जो विचार थे उसके विपरीत अर्नेस्ट हास ने भी यह माना है कि जो फंक्शनल एक्सपर्ट हैं उनकी भूमिका बढ़ी है, लेकिन अर्नेस्ट हास डेविड मिटरेनी के इस विचार को खारिज कर देते हैं कि अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका प्रभाव, उनका महत्व कम हुआ है। इसकी जगह अर्नेस्ट हास यह कहते हैं कि आज की दुनिया में जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वह पहले की तरह आइसोलेटेड नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अब दुनिया की अनेक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वे अनेक मंचों पर भागीदारी करते हैं और इस भागीदारी के माध्यम से उनका जो वर्ल्ड आउटलुक होता है उसमें बदलाव आ जाता है और इस बदलाव के कारण जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वे भी युद्ध का प्रयोग, सैन्य शक्ति का एक कोर्सिव प्रयोग करने से बचते हैं और सहयोग की संभावनाओं को तलाशने में अधिक ध्यान देते हैं। यह जो बदलाव आया है राज्यकर्ताओं की भूमिका में, तो हम देखते हैं कि ये इस बदलाव को लाने में भी मॉडर्निटी का महत्वपूर्ण योगदान है और अर्नेस्ट हास तथा डेविड मिटरेनी भले ही थोड़ी सी बात को लेकर के एक दूसरे के विचारों को खारिज करते हैं, लेकिन आज की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की यह एक वास्तविकता भी है। अर्नेस्ट हास ने एक अन्य उदाहरण के माध्यम से, एक अन्य शब्दावली के माध्यम से भी यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि अब दुनिया में किस तरह से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हुआ करता था उसमें एक शिफ्ट आया है। उस शिफ्ट को दर्शाने के लिए अर्नेस्ट हास ने स्पिल ओवर की संकल्पना को प्रस्तावित किया है। अर्नेस्ट हास स्पिल ओवर की संकल्पना को समझाने के लिए कहते हैं कि दुनिया के किसी भी भूभाग में यदि एक कोई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विकसित होता है तो उस प्रकार से अन्य भूभागों में भी, दुनिया के अन्य भूभागों में भी
उसी प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि जब यूरोप में यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तो यह सिर्फ यूरोप में ही इस तरह का क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन विकसित नहीं हुआ, बल्कि यह दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी विकसित हुए और इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी भूमिका थी और इसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भी भूमिका थी। तो जो नया बदलाव आ रहा है मॉडर्निटी के कारण, तकनीकी विकास के कारण और अर्थव्यवस्था की जो एक ऐसी गति आ गई है जिसको अब हम एज ऑफ मैच्योरिटी या एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन कहते हैं, उन सबों ने मिल करके अब राज्यों को प्रायः एक जटिल इंटरडिपेंडेंस की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है, जहां सभी राज्यों के हित आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं। O.R. यंग, वॉकर रिटबर्जर और रॉबर्ट कोहेन जैसे विचारकों ने उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म का विकास किया है, जिसे हिंदी में हम संस्थात्मक उदारवाद कहेंगे। और संस्थात्मक उदारवाद से इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। संस्थात्मक उदारवादियों का मानना है कि संस्थाओं जैसे कि WTO, UNO, EU और अब तो और भी बहुत सारे संगठन हैं जो विकसित हो गए हैं, इन संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, जैसा कि पहले यथार्थवादियों ने माना था कि यह एक एनार्किक सिस्टम होती है, उस एनार्किक सिस्टम में बदलाव लाया है। और बदलाव इस तरीके से लाया है कि यह संगठन मिलकर दुनिया में सहयोग को और आपसी विश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरह से यह जो संगठन है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब प्रभावित करते हैं, खास करके इसमें एनार्की से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो यह सब कैसे हो पाता है, इसी को इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म के माध्यम से इन विचारकों ने समझने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझ लेने की है, वह यह है कि एक समय में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, खास करके जब वे लीग ऑफ नेशंस के निर्माण के प्रयास में लगे हुए थे। आप सभी उनके 14 सूत्रों से भी परिचित हैं, जिसके माध्यम से वे एक अलग तरह की दुनिया का सपना देख रहे थे। कम से कम उस तरह से तो आशावादी नहीं है नए संस्थात्मक उदारवादी, क्योंकि जो पुराने संस्थात्मक उदारवादी थे वे यह मान रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया को जंगल की अपेक्षा जू में बदल देंगे। लेकिन जो नए संस्थात्मक उदारवादी हैं वे इतने अधिक आशावादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति नहीं हैं, बल्कि इसकी जगह पर वे यह मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वे राष्ट्रों के मध्य में संघर्ष की स्थितियों में बफर का काम करते हैं। मतलब राज्य जब आपस में संघर्ष में लिप्त होने की स्थिति में होते हैं तब यह संगठन एक शॉक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रों के मध्य होने वाले टकराव को कम करने की कोशिश करते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से कुछ उदाहरण देकर इस बात को समझने का प्रयास करें, तो जिस तरीके से पश्चिमी यूरोप की घटनाएं घट रही थीं, खास करके सोवियत संघ के विघटन के साथ, जिस प्रकार से पूर्वी यूरोप में घटनाएं घट रही थीं,
सोवियत संघ के विघटन के बाद जहां पर हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत तेजी से निर्जातीय संघर्षों का विकास हो रहा था, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह किया और दुनिया में शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में काम किया, उस नज़रिए से जो संस्थात्मक उदारवादी हैं उनके विचार बहुत सही प्रतीत होते हैं, जहां यह देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने प्रभावित किया है और दुनिया को संघर्ष की ओर जाने से रोका है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संस्थात्मक उदारवादी हैं वे यह कह रहे हैं कि दुनिया में जो अस्थिर करने की प्रवृत्ति होती है, खास करके जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर गोल है राष्ट्रों की, उसकी वजह से, तो यह जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर गोल है उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीमित करने का, कम करने का प्रयास करते हैं और इसकी वजह से दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, खास करके जो विचार मियर सेमर ने लिखा था कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में दुनिया फिर से संघर्षों की स्थिति की ओर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मियर सेमर के विचार पूरी तरह से गलत हैं और दुनिया में हम एक बड़े लेवल के संघर्ष को नहीं देख रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया उतनी अस्थिर नहीं है, तो इसमें कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और यही तर्क देते हैं संस्थात्मक उदारवादी कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए उसको जिस प्रकार से एक दिशा देने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहे हैं, सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण बुनावट है और उसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को उसके यथार्थ में समझ सकते हैं। और इसके साथ ही जो संस्थात्मक उदारवादी हैं वे यह भी तर्क देते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह राष्ट्रों के मध्य संवाद को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। हमने यह प्रायः देखा है कि विवादों में ग्रस्त राष्ट्र भी जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहभागिता के लिए पहुंचते हैं तब उनमें संवाद के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं उनको, और वे संवाद जब एक बार करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच में जो तनाव है, संघर्ष है, वह कम होने लगता है। और साथ ही साथ राष्ट्रों का जो आपस में भय है एक दूसरे के प्रति, उस भय को भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह सीमित करने का प्रयास करती हैं। और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को हम समझे बगैर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूरी दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। यही प्रस्ताव संस्थात्मक उदारवादी करते हैं। आइए अब हम लोग उदारवाद के अंतर्गत जो इसका चौथा विचार संप्रदाय है, जिसको रिपब्लिकन लिबरलिज्म कहते हैं, इस रिपब्लिकन लिबरलिज्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस तरह से समझने का प्रयास किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस तरह से देखता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। माइकल डोयले, B.M. रसेट, D. लेक और कांट ऐसे विचारक हैं जिन्हें हम रिपब्लिकन लिबरल कहते हैं। जो गणतंत्रीय उदारवाद है, इसका मानना है कि लोकतंत्र और शांति एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। और इन विचारकों ने यह देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जब लोकतांत्रिक संरचना के राष्ट्रों में वृद्धि हो रही है, तब दुनिया में एक प्रकार से शांति भी आ रही है। तो
व्यावहारिक धरातल पर लोकतंत्र के विकास और दुनिया में शांति की स्थापना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो लोकतांत्रिक मुल्क होते हैं वे अपने विवादों का और संघर्षों का समाधान युद्ध के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से करना पसंद करते हैं, और इसीलिए जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं वह हिंसा के बजाय शांति को चुनने का प्रयास करते हैं, और जब वे शांति का चुनाव करते हैं तब वे डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, वार्ता के जरिए अपनी समस्याओं को निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले और ठीक उसके बाद, तो राष्ट्रों के मध्य में युद्ध की स्थितियां ज़्यादा पाई जाती थीं, और ऐसा इसलिए था कि तब दुनिया के मुल्कों में लोकतंत्र इतना अधिक विकसित नहीं हुआ था। बहुत कम ही राष्ट्र लोकतांत्रिक थे, और जो राष्ट्र लोकतांत्रिक थे भी उन्हें लोकतंत्र अपनाए हुए कोई बहुत दिन नहीं बीता था। मतलब लोकतांत्रिक मूल्य की जड़ें वहाँ बहुत गहरी नहीं थीं, और इसकी वजह से दुनिया में तनाव और संघर्ष की स्थिति देखी जाती थी। तो जो गणतंत्री उदारवादी विचारक हैं, इन विचारकों ने दुनिया में लोकतंत्र के विकास और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में उत्पन्न होने वाली शांति, इन दोनों के बीच में एक संबंध मानते हैं जो सिक्के के दो पहलू की तरह है। यदि लोकतंत्र होगा तो शांति होगी, इस तरह का विचार ये रखते हैं। इन विचारकों का यह भी मानना है, खास करके इसमें कांट जैसे विचारक हैं जो यह मानते हैं कि प्रायः जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वह आपस में संघर्षों में कम उलझते हैं। हालांकि आगे चल करके हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस विचार की सत्यता कितनी है और यह कितना प्रभावशाली मत है। डोयले एक विचारक हैं जिन्होंने गणतंत्री उदारवाद के पक्ष में अपने मत को रखा है, और वे कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, वे लोकतांत्रिक देश अपनी जनता के द्वारा संचालित किए जाते हैं, और जब जनता किसी मुल्क को संचालित करती है या जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसके द्वारा जब कोई मुल्क संचालित होता है, तब वह युद्ध के बजाय शांति, सहयोग और विकास में ज़्यादा विश्वास करता है बनिस्पत संघर्ष और युद्ध इत्यादि के। कांट ने गणतंत्री उदारवाद के संदर्भ में एक अवधारणा को विकसित किया है जिसको वे पैसिफिक यूनियन कहते हैं। यह पैसिफिक यूनियन कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसका निर्माण किसी समझौते के माध्यम से होता है, किसी औपचारिक समझौते के माध्यम से होता है, बल्कि पैसिफिक यूनियन कांट उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के नागरिक रह रहे होते हैं और उनमें आपस में एक सहमति विकसित हो जाती है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से विकास करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। कांट ने यह भी कहा है कि लोकतांत्रिक मुल्कों के बीच में जो एक स्पिरिट ऑफ कॉमर्स होता है, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने की एक प्रवृत्ति होती है, यह प्रवृत्ति भी पैसिफिक यूनियन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, और इसके माध्यम से राष्ट्र एक दूसरे के हितों को समझते हैं और एक दूसरे के हितों में जो टकराव संभव है उस टकराव से बचने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो रिपब्लिकन लिबरल्स हैं वे लोकतंत्र में इतना विश्वास करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जिन मुल्कों में लोकतंत्र आ गया है
वे मुल्क प्रायः संघर्ष की स्थितियों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां लोकतांत्रिक मुल्कों के बीच में संघर्ष होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका वजह यह है कि लोकतंत्र कैसा होगा इसको लेकर के भी अलग अलग मत हैं, और दुनिया में कम से कम आज कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपने आप को लोकतांत्रिक न कहता हो। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने को लोकतांत्रिक मुल्क कहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष है। चीन और भारत दोनों अपने को लोकतांत्रिक मुल्क कहते हैं, लेकिन इनके बीच में भी संघर्ष है। तो ऐसी स्थितियों की जब व्याख्या करनी होती है रिपब्लिकन लिबरल्स को, तब वे फिर देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, जिसमें सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र तीनों शामिल हैं, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र तीनों क्षेत्रों में गहरी होंगी, रिपब्लिकन लिबरल्स वास्तव में उसे ही एक लोकतांत्रिक मुल्क कहते हैं। और तब वो कहेंगे कि जो इस प्रकार के मुल्क हैं उनके बीच में संघर्ष नहीं होगा और वे शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। यदि हम कुछ और उदाहरण लेने का प्रयास करें तो हिटलर की जो जर्मनी है उसको देखने का प्रयास करते हैं, मुसोलिनी की जो इटली है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो तानाशाह थे, उन्होंने शुरू में तो लोकतंत्र से ही अपनी शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की थी। मतलब जो जनता में एक युद्ध उन्माद था, उस युद्ध उन्माद का प्रयोग करके ही इन नायकों ने अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में शांति की संभावनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पर ऐसी स्थितियों की जब व्याख्या करनी होगी रिपब्लिकन लिबरल्स को, तब वे कहेंगे कि आप जिसे लोकतंत्र कह रहे हो, वास्तव में वहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं। इसीलिए जो रिपब्लिकन लिबरल्स हैं वह रिपब्लिकनिज्म में विश्वास करते हैं, गणतंत्रवाद में विश्वास करते हैं। और आपको पता ही है कि जो गणतंत्रवाद है वह संविधानवाद में विश्वास करता है, और संविधानवाद में विश्वास करने वाला कोई मुल्क, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई मुल्क कम से कम तार्किक रूप से संघर्षों को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेगा।